हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे सेमी मेजर वन, सेमी मेजर टेस्ट वन का जो सॉल्यूशन है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज वायलेटेड। अब ये कह रहा है कि हुंड्स रूल जो है कौन से डायग्राम में वायलेट हो रहा है। अब हुंड्स रूल होता क्या है? हुंड्स रूल का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई डीजनरेट ऑर्बिटल्स है या हम सब शेल की बात करें जिसमें डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहले हाफ फिल्ड करोगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करोगे। ये हुंड्स रूल है। तो ये कह रहा है कि किस में ऑप्शन में फॉलो नहीं हो रहा, मतलब वायलेट हो रहा है। पहले ऑप्शन की बात करें तो आप देखोगे कि ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, पहले में पेयरिंग है, दूसरे में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हुंड्स रूल क्या कहता है कि पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरने फिर पेयरिंग करानी है। तो यहाँ पर ये तो क्योंकि अकेला ऑर्बिटल है, ये डिजनरेट नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी अलग है, तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो क्या आने चाहिए? तीनों में एक एक आने चाहिए, तब जाके वो हुंड्स रूल को फॉलो करेगा। तो ये फॉलो नहीं कर रहा, मतलब आंसर यही हो गया। बाकी चेक करोगे, बाकी सही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तीनों में एक, पहले तीनों में एक एक आया, फिर पेयरिंग हो गई। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में एक एक आ गए। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में एक एक आ गए, उसके बाद फिर चौथा पांचवा ऐसे आ गया। सिंपल सा है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। आपको हो सकता है टर्म समझ में नहीं आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, न्यूमेरिकल है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 2.8 into 10⁻³ जूल। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, या आप कह सकते हो h/p। ये फॉर्मूला है, ठीक है, वेवलेंथ का, डी ब्रोगली का। अब हमें दे क्या रखा है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। पी क्या है? यहाँ पर मोमेंटम है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। अब हाफ mv² को अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करूं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, अब मैंने क्या करा, इसको m से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो जो मल्टीप्लाई करा वो ऊपर स्क्वायर में हो गया, m²v² अपॉन डिवाइड में m। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाफ p² अपॉन m। p क्या है यहाँ पर? मोमेंटम। तो अगर मैं इसको p के फॉर्म में लिखूं तो p² इक्वल्स टू 2me, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में e लिख देता हूं। तो अगर मुझे p चाहिए तो मैंने क्या करा? रूट ले लिया। तो p का मतलब क्या है? √2me। me का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, e का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये फॉर्मूला जो है लैम्डा का, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2me, ये मैंने वैल्यू रख दी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपका काम है कि आप h की वैल्यू रखो, 2 तो है ही, m जो है वो आपके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपके h जो है जूल में लेना है, e भी जूल में दे रखा है, तो आपको m लेना है किलोग्राम में, वो आपने ले लिया। e की वैल्यू आपने रखी यहाँ से, वैल्यू रखने के बाद आपको सॉल्व करना, मैथमेटिक्स है, अब वो काम आपका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करने बैठ गया तो आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब आपको ये वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आना चाहिए ये ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। FeCl3 व्हेन रिएक्ट विद K4 FeCN6 प्रोड्यूस ब्लू कलरेशन। कि भाई FeCl3 जब K4 FeCN6 से रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर आएगा। क्यों? क्योंकि Fe4 FeCN6 मतलब प्रूशियन ब्लू बन जाएगा, Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। If 0.01 m FeCl3 and 0.1 m K4 FeCN6 are separated by a semi-permeable membrane as shown in figure, the blue color will be developed। ये कह रहा है कि भाई दोनों रिएक्ट करते हैं तो ब्लू कलर आता है। अब ये कह रहा है कि आपके एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, एक साइड ए है एक साइड बी, मतलब 2 कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम लिखा हुआ है। यहाँ पर ए है 0.1 m किसका? K4 FeCl6 का। यहाँ पर है 0.01 m किसका? FeCl3 का। अब ये कह रहा है कि ब्लू कलर कहाँ पर आएगा? पहला ऑप्शन है इन ए, दूसरा ऑप्शन है इन बी, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन। अब यहाँ पर कंसेप्ट है क्या? कंसेप्ट देखा जाए तो एक्चुअल में ऑस्मोसिस का कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में होता क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस में बेसिकली मूवमेंट किसका होता है? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? ये कंसेप्ट है। इतना अगर आपको पता, आंसर आ जाएगा आपके। अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट का। अगर हम बात करें कि मूवमेंट कहां से कहां होता है तो हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, सॉरी लो से हाई होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कंसंट्रेशन की बात करें लो से हाई तो वो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में है, लेकिन मूवमेंट किसका हो रहा है? सॉल्वेंट का। अब यहां पर क्या है कि रिएक्शन होगी तब तो कलर आएगा ना, और रिएक्शन कब होगी? जब ये और ये रिएक्ट करेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनको
ट्रेवल ही नहीं करने दे रहा है। ये यहाँ का यही रहेगा और ये यहाँ का यही रहेगा, ये क्रॉस नहीं कर सकते, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा। तो जब वो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी तो कलर नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा नन। अब आप सोचते हो ये तो क्या हो गया भाई, दे रखा इतना बढ़िया कंसेप्ट की कलर आएगा तो आंसर तो होना चाहिए, लेकिन क्या है कि ना तो ये यहाँ जा सकता है ना ये यहाँ जा सकता है। जो सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट काम आया है सॉल्यूशन बनाने में वो ट्रेवल करेगा, तो उसके ट्रेवल करने से तो कोई कलर चेंज होने से रहा, तो आंसर हो जाएगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर इज ड्यू टू। रेफ्रिजरेटर जो होता है जिसको हम नॉर्मली फ्रिज कहते हैं, वो जो है उसमें कूलिंग कैसे होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है रिएक्शन ऑन द रेफ्रिजरेटर गैस, एक्सपेंशन ऑफ आइस, द एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन द रेफ्रिजरेटर, द वर्क ऑफ द कंप्रेसर। तो देखिए इसका आंसर है द एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है उसका एक्सपेंशन होता है, तो जब गैस एक्सपेंड करती है तो वहां पर कूलिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो रेफ्रिजरेटर उस कंसेप्ट पे काम करता है। अब स्टूडेंट का डाउट ये भी था कि सर ये फोर्थ वाला क्यों नहीं हो सकता, द वर्क ऑफ द कंप्रेसर, कि भाई फ्रिज में तो कंप्रेसर भी होता है तो फिर उसकी वजह से क्यों नहीं होता। देखिए कंप्रेसर करता क्या है, जो गैस होती है उसको कंप्रेस करता है, तो जब गैस कंप्रेस होती है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये तो उल्टा उल्टा कंसेप्ट कर रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो फ्रिज है वो एक तरह से मशीन ही है, तो मशीन का काम क्या होता है, जैसे हमने कहा कि भाई जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी तो कूलिंग होगा। अब अगर मान लीजिए हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना दे या कंप्रेसर नहीं होता तो क्या होता है, एक बार एक्सपेंड होगी, अब एक्सपेंड तो ऑलरेडी हो रखी है, फिर बाद में कंटिन्यू कूलिंग कैसे होगी। तो एक तरफ गैस एक्सपेंड होती है, कंप्रेसर उसको वापस ही क्या करता है, बाहर की एनर्जी लेके कंप्रेस कर देता है, तो ये प्रोसेस चलता है। तो जो बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग हो रही है वो किस बेस पे हो रही है, कूलिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कूलिंग की बात। तो जो गैस एक्सपेंड हो रही है उस वजह से आपके रेफ्रिजरेटर में क्या होती है, कूलिंग। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है वो कूलिंग इफेक्ट को बता रहा है, और कंप्रेशन जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन द रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द इनिशियल रेट डेटा फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए इनिशियल रेट डेटा दे रखा है। क्या दे रखा है, रिएक्शन क्या दे रखी है, 2NO प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2NO2 आर इन द टेबल। मतलब ये रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए डेटा क्या दे रखा है, इनिशियल NO कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 0.10, 0.20, 0.20, और इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 0.1, 0.1, 0.4। ये आपके इनिशियल रेट डेटा दे रखा है। 2.5 इंटू 10⁻⁴, 5.0 इंटू 10⁻⁴, 8.0 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पर क्या है कि ये पावर -4 में है लेकिन ये -3 में है, तो कंपेयर करने में मुश्किल होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं -4 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁴। तो कंपेरिजन में क्या होगा, थोड़ा आसानी होगी। अब आपको करना क्या होता है, करना ये होता है कि जब आपको इस टाइप का कंपैरिजन करना है तो आपको करना क्या है, आपको रेट लॉ निकालना है। रेट लॉ निकालने में आपको क्या करना होता है, आपको ये चेक करना है कि जब मैं एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा। तो उसके लिए आपको दो इक्वेशन ऐसी चूज करनी होती है कि जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए और बाकी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर देखूं, स्टडी करूं, तो मैं क्या देखूंगा कि NO की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। तो ऐसी मुझे एक इक्वेशन चाहिए थी, तो यहाँ से मुझे NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकलेगा। कैसे निकलेगा कि NO की कंसंट्रेशन में कितने गुना करी, 2 गुना करी भाई, 0.1 से कितनी कर दी, 0.2। 2 गुना कंसंट्रेशन करने पर रेट कितने गुना हो गई, 2.5 से 5.0, 2 गुना हो गई। तो कंसंट्रेशन 2 गुना करने से रेट 2 गुना हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर 1 है। तो NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1। NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1। अब आप ये मत पूछना कि सर 2 गुना से 2 गुना पे रेट कैसे हो गई। ये सब मैंने आपको थ्योरी में खूब सारे क्वेश्चन MCQ में करवा रखे हैं। अगर आपके कंसंट्रेशन में और रेट में सेम रिलेशन चल रहा है, मतलब जितने गुना कंसंट्रेशन हो रही है उतने गुना रेट हो रही है, मतलब ऑर्डर क्या है, 1। तो NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ गया। तो अब आपके ऑप्शन जो है ये वाला कट गया, ठीक है, बाकी बचे हुए हैं। अब बात आ रही है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में मैंने क्या करी, इक्वेशन कौन सी चूज करी, सेकंड और थर्ड कर ली। सेकंड और थर्ड करने से क्या हुआ कि ये तो कांस्टेंट है और ये वेरी कर रहा है, तो कंसंट्रेशन कितने गुना हो गई। तो आप कैसे निकालोगे, 0.40 डिवाइडेड बाय 0.10, तो पॉइंट से पॉइंट गया, कितना आ गया, 4। कंसंट्रेशन 4 गुना हो गई और रेट कितने गुना हो गई, 5। पावर तो सेम है ही, 5 से लेके कहां तक पहुंच गई, 80 तक। तो ये हो गया 80 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁴, -4 से -4 गया, ये आ गया 16। इसका मतलब कंसंट्रेशन 4 गुना करने पर रेट हो गई 16 गुना।
तो यहाँ पर आपके क्या होता है कि जो रेट होती है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर कंसंट्रेशन को आपने कितना करा, 4 गुना करा, और रेट कितने गुना हो गई, 16 गुना, तो 4 की घात कितने करूंगी, 16 हो जाए 2, इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, 2। तो एनओ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 हो गया। तो अब आप देखोगे कि एनओ के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, तो आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एनओ की कंसंट्रेशन डबल करी आपने तो रेट डबल हो गई, मतलब एनओ के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 4 गुना करी, रेट हो गई 16 गुना, तो कितनी पावर आई 4 की, 2। तो जो पावर आई है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। रेट इक्वल्स टू के एनओ और O2 की पावर 2। तो इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रेट डेटा फॉर द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट आर असेंबल्ड इन टेबल। ये इसने डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है, रिएक्टेंट A, रिएक्टेंट B और ये रेट। रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.2 हो गई, रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन 0.2 से 0.4 हो गई, और रेट जो है 4 इंटू 10⁻³ से लेके 3.2 इंटू 10⁻² हो गई। अब इसको समझने के लिए इसको हम क्या करते हैं, पावर सेम कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, पावर डिफरेंट दे रखी होती है, ये मैंने पावर सेम कर दी, तो क्या हुआ, -2 से -3 करा, पॉइंट हट गया। अब यहाँ पर जो है पिछले क्वेश्चन से अगर हम कंपेयर करें तो डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में उसने 3 इक्वेशन दे रखी थी, जिसमें हमने सेपरेटली निकाला था कि भाई एक रिएक्टेंट ए है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा, दूसरा रिएक्टेंट बी है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा। अब यहाँ पर इसने क्या करा, दोनों को एक साथ दे दिया कि भाई दोनों इक्वेशन में दोनों को चेंज कर दिया और रेट भी चेंज कर दी। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसने सेपरेटली नहीं पूछा है, क्योंकि सेपरेटली के लिए तो हमको अलग इक्वेशन चाहिए थी। अब ये ओवरऑल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इफ द रिएक्शन बी ओबिंग रेट लॉ, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर n1 बी की पावर n2, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल ऑर्डर n1 प्लस n2। इसका मतलब इसने क्या करा, सेपरेटली नहीं पूछा कि भाई n1 क्या है, n2 क्या है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, ओवरऑल पूछ लिया। अब ओवरऑल कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे हमने सॉल्व करा था वैसे ही चेक करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया वो चेक कर लो, और बी की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया वो चेक कर लो, और ओवरऑल रेट में कितना चेंज आया वो चेक कर लेते हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में जो चेंज आया है वो हमने क्या देखा, ए की जो कंसंट्रेशन है वो ट्वाइस हो गई, बी की जो कंसंट्रेशन है वो भी ट्वाइस हो गई। भाई 0.1 से 0.2 हो गया, मतलब 2 गुना हो गई की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन 0.2 से 0.4 हो गई, मतलब 2 गुना हो गई। रेट जो है वो कितने गुना हो गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻³ -3 कट गया, ये हो गया 8। 8 गुना रेट बढ़ गई है, कितने गुना बढ़ गई, 8 गुना। अब आपको क्या करना है, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है कि भाई 8 गुना रेट बढ़ गई है तो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। अब यहां पर हमको क्या करना है कि एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी, ए की कंसंट्रेशन 2 गुनी हो गई और बी की कंसंट्रेशन भी 2 गुनी हो गई। अब यहां पर मान लो सपोज कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, मान लो एक बार को, क्योंकि देखो ऑप्शन 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, सारे दे रखे हैं, तो आप सारे ट्राई कर सकते हो। तो अब मैंने क्या करा, एक एक मान के स्टार्ट करा कि भाई इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होता तो ये तो होगी इसकी कंसंट्रेशन, ए के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन डबल कर दी हमने, बी के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन डबल कर दी। अब अगर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होता तो कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो जाती, और बी के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 होता तो कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो जाती। तो डबल और डबल कितने हो गई, 4 गुना। अगर मैं दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 मानूं तो ओवरऑल रेट कितने गुना आ रही है, 4 गुना, जबकि हो कितने गुना आ रही है, 8 गुना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ए के रेस्पेक्ट में तो मैंने 1 माना, चलो ठीक है, अब बी के रेस्पेक्ट में मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, मैंने 2 मान लिया। अब बी के रेस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर 2 मान लिया, तो मतलब कंसंट्रेशन 2 गुनी करने पर रेट क्या हो जाएगी, 4 गुना, क्योंकि पावर 2 हो गई। तो यहाँ पर ये 4 गुना हो गई, अब इसको आप गुना करोगे 8 आ जाएगा, ओवरऑल 8 गुना आ रही है। तो कहने का मतलब है हमने क्या करा, पावर ओवरऑल देखिए 3 आ गई। अब ये 3 जरूरी नहीं कि मैं ए की 1 करूं, बी की 2 करूं, ए की 2 बी की 1 भी कर सकता हूं, और 0 3 भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने अज्यूम करके सॉल्व करने की कोशिश करी, क्योंकि ए और बी इक्वल तो पूछ नहीं रही है। ओवरऑल हमने क्या देखा कि दोनों को जब हमने सेट करके देखा तो हमने क्या देखा कि ए के रेस्पेक्ट में मैंने क्या करा, ऑर्डर 1 माना तो 2 गुना करने पर रेट 2 गुना हो गई, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 माना तो 2 गुना करने पर रेट 4 गुना हो गई, 4 दूनी 8, टोटल 8 गुना होगी जो कि आ रही है। तो आंसर हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर 3। कितना हो गया, टोटल ऑर्डर 3 हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब अगर मान लीजिए
कि ये 1 और 2 है, तो इसको मैं 2 और इसको 1 भी कर सकता हूँ तो भी आंसर सेम आएगा। इसको मैं 2 करता अगर और इसको 1 करता तो क्या हो जाता, ये 4 गुना हो जाता और ये कितना आ जाता, 2 गुना आ जाता, तो भी आंसर सेम आता। मान लो कि अगर मैं इसको 0 कर देता और इसको मैं 3 कर देता तो क्या आता। तो अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 कर रहा हूँ, उसका मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेट पर, रेट सेम रहती है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। और बी के रेस्पेक्ट में पावर 3 आ गई, मतलब 2 की घात 3, तो ऑटोमेटिक 8 आ जाता, तो भी आंसर 8 ही आता। तो कहने का मतलब ये कि अब आप ए और बी की पावर कुछ भी करो, ओवरऑल पावर 3 रखनी है आपको, एडिशन जो है, तो आपके रेट कितने हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। तो आंसर क्या आ रहा है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन डेनियल सेल इफ ई एक्स का मतलब है एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल्स टू ई डी, मतलब डेनियल सेल का पोटेंशियल प्लस डीई, मतलब कुछ आपने उसमें ऐड कर दिया, द रिएक्शन विल बी। तो ये क्या कह रहा है कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल डेनियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था रिवर्सिबल सेल क्या होता है। तो रिवर्सिबल सेल क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल को बढ़ा देते हो तो जो सेल की रिएक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। अब अगर आपको डेनियल सेल की रिएक्शन पता है तो रिवर्स रिएक्शन भी पता हो जाएगी। रेनियल सेल की रिएक्शन आपको क्या पता है कि भाई जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर में। ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो अब इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब कॉपर और जिंक 2 प्लस की रिएक्शन होनी चाहिए। तो आप देखोगे कॉपर और जिंक 2 प्लस ये रहा, आपको मिल गया, यहाँ पर जिंक 2 प्लस नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। कॉपर और जिंक 2 प्लस की रिएक्शन कराओगे तो जिंक और कॉपर 2 प्लस मिल जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की रिवर्सिबल सेल की खासियत क्या होती है कि जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो क्या होता है कि जो सेल की रिएक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है, जबकि इरिवर्सिबल सेल में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ इंडिकेटेड इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। देखिए इलेक्ट्रोड रिएक्शंस दे रखी है और उसके जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो दे रखा है, ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है। हालांकि मैं होता अगर पेपर बनाने वाला तो मैं मेंशन नहीं करता। पेपर बनाने का मतलब जो क्वेश्चन जिसने भी बनाया है, मैंने तो मतलब टेस्ट में दिया है, लेकिन जिसने भी बनाया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एज द केस में भी उसने हिंट दे दिया पूरा पूरा कि आपके जो रिएक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल है कि भाई वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। देखिए वापस से पढ़ता हूँ, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इंडिकेटेड इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर गिवन बिलो। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन दे रखी है और उसके पोटेंशियल दे रखे हैं। पोटेंशियल कोई से भी हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एज द केस में भी, मतलब जो पोटेंशियल है उसने मेंशन कर दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो आपके रिएक्शन है K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, R लिख देता हूं। ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बन रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सिल्वर प्लस से लेके इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन है। जिंक से जिंक आयन बन रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब होता क्या है कि कंपेयर अगर आपको करना है तो फिर हमको एक जैसा लेना पड़ेगा। अब यहां पर ये पूछ क्या रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, इसका मतलब जो खुद रिड्यूस हो जाए। मतलब इनडायरेक्ट में कहूं तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग टेंडेंसी किसकी होगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। अब यहां पर ये आपके जो है रिडक्शन दे रखा है तो अच्छी बात है, -2.92। ऑक्सीडेशन को मैं रिडक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये आपके हो जाएगा -2.37। रिडक्शन तो है तो अच्छी बात है, ये हो जाएगा +0.80 और ये ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो गया -0.76। अब ये जितने भी है ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, ज्यादा का मतलब प्लस में ज्यादा होगा, तो एक ही का प्लस में आ रहा है बाकी सबका माइनस में आ रहा है, तो प्लस किस में आ रहा है, सिल्वर में, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन 9.6, देखिए होता क्या है मैंने आपको बता रखा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वैल्यू सेम होती है साइन डिफरेंट होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन 9.65 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज। अब सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर मैं 1 फैराडे दूं इलेक्ट्रिसिटी तो सिल्वर जो है उसका कितना वेट डिपॉजिट होगा, 1 तुल्यांकी, और सिल्वर का जो तुल्यांकी भार है वो 108 होता है, 108 ग्राम, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई 9.65 कूलम की बात हो रही है, तो ये क्या है 96500, जब आपने कूलम इलेक्ट्रिसिटी दी जब ये 108
ग्राम डिपॉजिट हुआ। तो अगर आप कितनी दे रहे हो 9.65, अगर आप 1 गुलाम दे रहे हो तो ये हो जाएगा 108/96500 गुलाम। ठीक है, ये 1 गुलाम दे रहे हो तो इतना डिपॉजिट होगा, और फिर आप कितने गुलाम दे रहे हो 9.65 गुलाम दे रहे हो, तो 9.65 गुलाम जब आप दोगे तो कितना डिपॉजिट होगा 108 इंटू 9.65 अपॉन 96500। ये पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और लग गए। ठीक है, ये 2 जीरो का मतलब 4 जीरो नीचे है, तो 10 की घात -4, तो 965 से 965 कट गया। अब आपके ऑप्शन आ गया 108 गुना 10 की घात -4 ग्राम। अब आप ऑप्शन चेक करो, मिलीग्राम में दे रखे हैं, मिलीग्राम होता है 10 की घात -3, तो ये -4 है, तो -4 को -3 में कन्वर्ट करूंगा तो ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 10.8 हो जाएगा। -4 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, -3 में, तो ये हो गया 10.8 ग्राम। अब देखिए ऑप्शन अगर मान लो माइनस में भी समझ में नहीं आए तो 108 के डिजिट में आएगा ना, एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10.8 मिलीग्राम। अब देखिए आप खुद सोचेंगे कि भाई ये हमारे से तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे फैराडे वाले, लेकिन बेसिक सी बात है, अगर आपने मूल कंसेप्ट सीख लिया और दूसरा थोड़ा सा आपने जो मैंने एक कंसेप्ट बता रखा है, एक फैराडे मतलब एक तुल्यांकी, और थोड़ा बहुत आपने तुल्यांकी भार क्या होता है ये पढ़ लिया, फिर आप आसानी से कर लोगे। वरना फिर क्या है, टिपिकल पड़ेगा आपके लिए। मूल कंसेप्ट देखा जाए तो 9th-10th का टॉपिक है, लेकिन अच्छी क्लास में आने के बाद एमएससी करने वाले लोगों को नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप मूल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये देखा जाए तो घूम फिर के सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट एक ही निकलता है, लेकिन फिर हमको फिर भी नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा हमें सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजोल्व्स इन वाटर टू गिव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो डिजोल्व होने के बाद न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। पहला दे रखा है अमोनियम सल्फेट, दूसरा दे रखा है बेरियम नाइट्रेट, तीसरा दे रखा है क्रोमियम क्लोराइड, चौथा दे रखा है कॉपर सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब दोनों पार्ट या तो वीक हो या दोनों पार्ट स्ट्रांग हो। पहले की अगर हम बात करें अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम जो है NH4+ और सल्फेट जो है SO4 -, तो सल्फेट जो है वो आपको मिला H2SO4 से, H2SO4 से, और अमोनियम जो है मिला आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक जो है वो आपके कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं। उसके बाद क्रोमियम क्लोराइड, क्लोराइड जो है HCl से मिला है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्रोमियम जो है वो वीक बेस है, क्रोमियम का जो बेस है वो वीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है कॉपर सल्फेट, सल्फेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड से मिला है, स्ट्रॉन्ग है, कॉपर का बेस वीक होगा, ये नहीं होगा। अब बचा बेरियम नाइट्रेट, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और नाइट्रेट मतलब नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल्स टू 5.4 विल बी। देखिए नॉर्मली तो क्या होता है कि H+ की कंसंट्रेशन दे रखी होती है, pH पूछता है आपसे, यहां इसने उल्टा कर दिया, pH दे दी और H+ आयन की कंसंट्रेशन पूछ ली। अब होता क्या है कि अगर इसने pH सिंपल दी होती, जैसे pH अगर इसने 5 दी होती तो कंसंट्रेशन हो जाती 10⁻⁵, अगर pH इसने 4 दी होती तो कंसंट्रेशन हो जाती 10⁻⁴, और अगर pH 6 दी होती तो ये हो जाती 10⁻⁶। अब यहाँ पर pH जो है वो 5 और 6 के बीच में है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो 5 और 6 के बीच में है, मतलब जो कंसंट्रेशन होगी वो भी इन दोनों के बीच में होगी, मतलब 10 की घात -5 से लेके 10 की घात -6 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब ऑप्शन देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये दो ऑप्शन बच गए, 3.68 इंटू 10⁻⁶ और 3.98 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पर तरीका क्या है कि या तो आप क्या करो, जो आंसर दे रखा है उससे क्रॉस चेक कर लो। अब जैसे फोर्थ ऑप्शन है 3.98 इंटू 10⁻⁶, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 10⁻⁶। तो इसका जब मैं pH लूंगा तो pH क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ तो 6 आ जाएगा, -log4 आ जाएगा। pH क्या होता है, -log(H+), तो इसका तो आपके पावर सीधी सीधी 6 आ गया, -log4 हो गया। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा pH इक्वल्स टू 6 - 2 log2, 2 आगे आ गया, pH इक्वल्स टू 6 - 2 log2 कितना होता है 0.3010, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा 6 माइनस, अब इसको 0.3 मान लेते हैं तो ये हो गया 0.6, तो ये हो गया 5.4 आंसर। कि इसको आपने राउंड ऑफ में 4 माना तो 5.4 आ गया आपके। इसका मतलब क्या है कि ये आपके आंसर सही है। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मली वो सीधा पूछता है, आयन की कंसंट्रेशन देता है H+ आयन की, और वो pH पूछता है। इस बार इसने उल्टा कर दिया, pH देके H+ आयन की कंसंट्रेशन पूछ ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी सा है, लेकिन अगर अपन सिंपल अजम्पशन मान के करें तो सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाय एडिंग 20 ml 0.1 n HCl। इसलिए क्या करा, HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है, उसका वॉल्यूम दे रखा है। 220 ml वॉल्यूम दे रखा है किसका, KOH का, मतलब बेस का दे रखा है, और उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। द पीएच ऑफ द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन विल बी, ये क्या कह रहा है, जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसकी पीएच क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपके फॉर्मूला क्या लगेगा, N3V3 इक्वल्स टू N2V2 माइनस N1V1। अब देखिए ये हो सकता है नोटेशन में कुछ डिफरेंस आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल N1V1 माइनस N2V2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो N3V3 मैंने कह दिया। अब N2 जो है वो एसिड के लिए बात कर लेता हूँ। एसिड की बात करें तो 20 इंटू 0.1 माइनस, और ये है 20 इंटू 0.001, ये आई थिंक दे रखा है, और ये फाइनल आपके हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि ये आपके आ गया N3, और V3 कितना हो जाएगा, 20 ml को मिलाओगे तो 40 हो जाएगा, ये हो गया। तो अब N3 कितना आएगा आपका, ये आपने क्या करा 20। अब इसको जैसे सॉल्व आप करना चाहो कर सकते हो, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक बार पॉइंट हटाया तो ये आपके ये हट गया 0, तो ये हो गया 2 माइनस, ये आपने पॉइंट हटाया तो ये आपके हो जाएगा 0.02, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है तो ये आपके 0.02 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 40। अब ये N3 आपके आ गया। अब ये देखिए 0.02 नेग्लिजिबल है 2 के कंपैरिजन में, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ एक बार कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा पास पास नहीं है, तो मैंने इसको 2 मान लिया, 2 डिवाइडेड बाय 40, ये हो गया 1/20। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/20 को मैं लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1/100, मतलब 100 से गुणा भी कर दिया, 100 से भाग भी कर दिया। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा 5 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा। और 5 इंटू 10⁻² अगर दे रखा है तो इसकी पीएच कैसे आएगी, पीएच जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 10⁻² का 2 हो जाएगा, और 5 का जो लॉग है वो माइनस करोगे, 5 का लॉग होता है 0.699 मतलब 0.7, वो माइनस करोगे तो ये कितना आ गया 1.3 आंसर। कहने का मतलब है बेस जो है उसका आपने कंसंट्रेशन इतना कम लिया है कि वो एक तरह से वाटर की तरह बिहेव कर रहा है, और जब आप वाटर की तरह बिहेव करता है तो आपने क्या करा, एक तरह से उतना ही वाटर मिला दिया, डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करके वॉल्यूम डबल कर दिया। तो वॉल्यूम जब डबल करते हो तो पीएच में कितना फर्क आता है, 0.3 से बढ़ जाती है। इसकी जो पीएच थी, इसकी 1 थी पीएच, और 0.3 से बढ़ गई मतलब 1.3 हो गई। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप और निखरोगे, मंजोगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो नेग्लिजिबल आ रहा है बेस का वॉल्यूम, वो बेस की कंसंट्रेशन अगर नेग्लिजिबल नहीं होती तो फिर ये कंसेप्ट काम नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, अब देखिए इसमें बहुत सिंपल ऐसे है कि यहाँ पर आपने क्या करा कि आपके ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो ये तरीका है, आप राउंड ऑफ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मैक्सिमम रेडियस ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी फिटेड इन ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ क्यूबिक पैकिंग ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस RS। अब देखिए ये क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए रेडियस रेशियो की बात करते हैं हम। तो रेडियस रेशियो जो होता है वो होता है 0.414 और 0.732। ये हम पढ़ते हैं किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के। अब हालांकि इसने मैक्सिमम लिख दिया तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि वो रेंज दे रखी होती है, कुछ दे रखा होता तो बात अलग थी। अब ये क्या कह रहा है, द मैक्सिमम रेडियस ऑफ स्फीयर दैट कैन बी फिटेड इन द ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ क्यूबिक पैकिंग ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस RS। अब देखिए होता क्या है कि कई बार क्या होता है हम थ्योरी याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आ जाता है तो हम सोचते हैं कि हमने तो थ्योरी ये याद करी थी, आंसर कुछ और आ रहा है। इसलिए मैं हमेशा आपको एक चीज बार बार कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होता है। कैसे, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसकी अगली रेंज की बात करोगे, ये किसकी, ऑक्टाहेड्रल की है, ये रेंज किसकी है, ऑक्टाहेड्रल की। अगली रेंज जब आप पढ़ते हो तो 0.732 से चालू होती है और 1 तक जाती है, ये होती है क्यूबिक की। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो परफेक्ट कंडीशन होती है। क्या होती है, परफेक्ट कंडीशन। तो परफेक्ट कंडीशन होती है मतलब आपको जो वो स्टार्ट करना है वो वहीं से करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपके रेडियस रेशियो है तो आपके वो जाएगा किसमें, क्यूबिक वॉइड में, और ये रेडियस रेशियो तो वो किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में। अब बात ये है कि अगर 0.732 दे दिया तो फिर वो क्यूबिक में जाएगा, वो ऑक्टाहेड्रल में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो रेंज जो है 0.732 क्यूबिक में चल जाता है। तो इससे नीचे होता तो बात अलग होती। अब जैसे मान लो वो दे देता 0.7, किस में जाएगा, तो आप कह सकते हो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां क्यूबिक स्टार्ट नहीं हुआ है। और अगर 0.414 से कम दे देगा तो फिर वो जाएगा ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें तो ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्यूबिक में चल जाएगा। अगर इससे थोड़ा कम होता तो चल जाता। अब आप बोलोगे सर ये तो मिनिमम दे रखी थी रेंज में, अब ऑप्शन तो यही है ना, फिर भाई ये कम दे रखा है रेंज से, ये कम दे रखा है, ये रेंज के अकॉर्डिंग है, ये मिनिमम दिख रहा है, ये
लेकिन ये अगले वाले में चला गया, किस में चला गया, क्यूबिक में, इसलिए नहीं आएगा ये। तो ये आपके ऑक्टेडल में क्या हो जाएगा, 0.414 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्योंकि जो दूसरा आ रहा है 0.732 वो किस में जाएगा, क्यूबिक वर्ड में जाएगा, तो ऑक्टेडल में नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फिर क्या आ रहा है आपके 0.414, जो कि एक्चुअल में मिनिमम होता है, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, मिनिमम। अब क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, 0.414। ये आपकी रेडियस रेशियो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल इज 508 पिकोमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इज 110 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ द एनायन इज। अब यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की सोचें तो देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो दे रखी है आपके कि आपका जो यूनिट सेल है वो एफसीसी है। अब एफसीसी का मतलब क्या होता है कि आपने ये फेज एक बनाई, तो एफसीसी का मतलब ये है कि अब एटम जो है चारों कॉर्नर, मतलब वैसे तो क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, अगर एक फेस की बात करें तो जो कॉर्नर पे एटम है वो तो है ही है, फेस के सेंटर में भी है। अब इससे होता क्या है कि जो कॉर्नर के एटम है, अगर मान लो सिंपल क्यूबिक होता तो कॉर्नर के एटम क्या होते हैं, टच में होते हैं। अब मैंने बीच में एक एटम फिट कर दिया, तो बीच में एटम फिट करने के बाद ये ऐसा हो गया इस टाइप से। इसका मतलब अब आपके एटम क्या है, बीच में है और कॉर्नर पे अब ये कांटेक्ट में नहीं है। अब ये जो लेंथ है ये एज लेंथ है, तो अब होता क्या है कि यहाँ पर वॉइड होती है और यहाँ पे कैटायन आ जाता है। क्या आ जाता है, कैटायन। तो अब अगर मैं एक एज की लेंथ को देखूं तो ये कॉर्नर का सेंटर मान लो, ये आपके एनायन हो गया और ये कैटायन हो गया। तो अब आपकी जो एज लेंथ है उसमें क्या आ रहा है, ये रेडियस ऑफ एनायन है, ये रेडियस ऑफ एनायन है, ठीक है, और ये आपके 2r है किसकी, कैटायन की, क्योंकि पूरा आ गया। तो ये पूरा मिला के एज लेंथ के बराबर आ रहा है। अब एज लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, 508 पिकोमीटर। अब एज लेंथ 508 पिकोमीटर दे रखी है, तो ये हो गया 508 पिकोमीटर, जो किसके बराबर है, 2r प्लस 2r माइनस। अब आपको r प्लस तो दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 2r माइनस इक्वल्स टू 508 माइनस 2, r प्लस कितना है 110, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 2r माइनस इक्वल्स टू, इसको आप माइनस करोगे 508 में से तो ये आ जाएगा 288। भाई आपने क्या करा, 110 इंटू 2 करा तो ये 288 आ गया। तो ये आप जब डिवाइड करोगे तो r माइनस कितना आ जाएगा, 144 आंसर। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ रही है, लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर द कंपाउंड। अब देखिए ये आपके कार्बोनिल का केस है, किसका केस है, कार्बोनिल का। अब होता क्या है कि मैं हमेशा आपको एक चीज कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद ऑप्शन देख लो, उसके बाद सॉल्व करना है। यहां पर अगर मैं ऑप्शन देखूं तो 351, 315, 237 और 242 दे रखे, इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा। मतलब मैंने ऑप्शन क्यों देखे मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे करें। अब इसकी थ्योरी आपकी पढ़ी हुई होगी तो आपको सॉल्व करना आसान होगा। देखिए यहाँ पर ये जो केस है, पेरेंट वैल्यू अगर बात करें तो 215 होती है। कार्बोनिल के केस में 6 मेंबर्ड रिंग की अगर बात करूं मैं, 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन की बात करूं तो पेरेंट वैल्यू होती है 215। अब उसमें क्या होता है, चीजें ऐड होती जाती है। सबसे पहले डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन ऐड करें, तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन कितने हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये तो उसके सिस्टम में आ गया, साइक्लिक सिस्टम में। कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड कितने, एक और एक, दो। केवल कीटोन तो आपके लैम्डा में शो कर नहीं रहा, ये आपके ये पेयर के फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, अनसैचुरेटेड। तो ये तो पेयर हो गया, दो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गए। एक डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन का जो वैल्यू होती है लैम्डा मैक्स इंक्रीज, वो 30 होती है। तो दो की कितनी होगी, 60, ये लिख दिया मैंने 60 इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के लिए, ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के लिए। तो दो डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक हो गए, 10 ये मैंने जोड़ दिया। अब बात आती है अल्फा बीटा गामा की। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये अल्फा, ये बीटा और गामा फिर और फर्दर फर्दर। तो बीटा पे एक ये वाला ग्रुप आप कह सकते हो रिंग रेजिड्यू। अब होता क्या है, अल्फा के लिए 10 का इंक्रीमेंट होता है, बीटा के लिए 12 का होता है और बाकी आगे के लिए 18 का होता है। तो बीटा हो गया 1 जो कि 12 हो गया, जो कि कितना हो गया, 12 हो गया। अब एक काम करता हूं, इसको पहले मैं ऐड कर लेता हूं। क्या करता हूं, ऐड कर लेता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 5 और 2 7, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और ये 297 तक तो मैं पहुंच गया। अब अगर मैं बात करूं आगे फर्दर, तो यहां पर होता क्या है कि आपको इसको पूरे को एक ऐसे लेके चलना होता है कि भाई ये डबल बॉन्ड जहां तक जा रहा है उसको ले लिया आपने। उसके बाद आप रिंग रेजिड्यू देखते हो,
या एल्काइल ग्रुप, जो भी आप कहना चाहो। तो ये एक तो हमने बीटा का ले लिया। अब आपके ये वाला जो है वो तो रिंग के अंदर ही आ रहे हैं सब। ये एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये तीनों डबल बॉन्ड के पास आ रहे हैं। ये एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन आ गए। तो तीन आगे कितने के, इसकी वैल्यू होती है जो डेल्टा होता है उसका 18 की वैल्यू होती है। तो 18 इंटू 3, 8 या 24, 2 3 एकम 3 और 2 5, 54, 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1, 10 और 5 15 का 5, 351। कहने का मतलब ये था कि जैसे मैंने यहां तक करा 297 तो मुझे हो गए थे। अब जैसे जैसे मैं ऐड करता जाऊंगा वो फिर बढ़ती जाएगी वैल्यू, तो आगे तक पहुंच जाएगी। तो छोटा मोटा कुछ छूट भी जाए, बाई चांस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड छूट जाता तो भी चल जाता। क्यों? क्योंकि 15 में और 51 में फर्क है काफी। कितना? 36 का फर्क है। मतलब 18 के डिफरेंस से इसने दे रखे हैं ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके 351। अब ये क्या है कि ये चीजें प्रैक्टिस की है। अब होता क्या है कि प्रैक्टिस नहीं होती तो बेस वैल्यू याद नहीं होती, किस किस के इंक्रीमेंट लगाने वही याद नहीं होता। तो वो थोड़ा सा क्या है कि हाँ, प्रैक्टिस कई बार होता है भाई हम क्लिक नहीं कर पा रहा कि किस किस को काउंट करना, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर याद ही नहीं है कि भाई बेस वैल्यू क्या है तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टू मेथड आर यूज्ड टू जनरेट बेंजाइन? बेंजाइन बनाने के लिए कौन से मेथड काम में आते हैं? इसने क्या रखा है? विच टू मेथड, दो मेथड की बात हो रही है। इसका मतलब इसने ऑप्शन फिक्स कर दिया कि दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन गलत है। मतलब इन चार में से दो देंगे और दो नहीं देंगे। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, बिल्कुल बेस्ट है। क्लोरोबेंजीन की आप सोडामाइड से रिएक्शन कराओ, बेंजीन बन जाएगा। ये तो भाई बिल्कुल सही मेथड है। बेंजीन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बेंजीन से तो आप बना नहीं सकते। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम ऑक्सो कार्बोक्सिलेट। अब देखिए ये यहां पर आपको मैंने एंथ्राइनिलिक एसिड से बता रखा है। एंथ्राइनिलिक एसिड क्या होता है? ये आपके बेंजीन नहीं गए, ये आपने NH2 ले लिया और ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इससे आप बेंजीन बनाते हो। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो इंटरमीडिएट क्या बनता है? ये शायद मैंने आपको रिएक्शन भी लिखवा रखी होगी। तो जब इंटरमीडिएट बनता है तो वो बनता है N2 प्लस और COO माइनस, इसी से तो फिर बेंजीन बनता है। तो ये जो इंटरमीडिएट है वो यही है, बेंजीन डाइजोनियम ऑक्सो कार्बोक्सिलेट। उसके बाद कह रहा है बाय एक्शन ऑफ हीट ऑन बेंजोइक एसिड, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो कहने का मतलब है दो मेथड दे रखे हैं, एक आपके हेलोबेंजीन से सोडियम लिक्विड अमोनिया, दूसरा आपके एंथ्राइनिलिक एसिड जिसका इंटरमीडिएट क्या बना? डाइजोनियम कार्बोक्सिलेट आयन, डाइजोनियम ऑक्सो कार्बोक्सिलेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मिथाइल कार्बोकेटाइन CH3+, दूसरा है इथाइल कार्बोकेटाइन CH3CH2+, तीसरा है प्रोपाइल कार्बोकेटाइन CH3CH2CH2+, और चौथा है ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन CH3CH2CH2CH2+। ये दे रखा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दो तरीके से आप समझा सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर मैंने आपको ये बता रखा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ CH3 इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, या इथाइल इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, या प्रोपाइल इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखोगे तो आप देखोगे कि भाई स्टेबिलिटी बढ़ रही है यहाँ लेफ्ट साइड जाने पे। लेकिन अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करें तो यहाँ तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने? तीन अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर इसके अल्फा में तो दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें भी कितने? दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किस में है? इस केस में। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डोमिनेट होता है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। तो आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑर्थोक्लोरोटोलिन रिएक्ट विद सोडामाइड टू गिव। अब ऑर्थोक्लोरोटोलिन की आप रिएक्शन करा रहे हो सोडामाइड के साथ, तो वो क्या प्रोडक्ट देगा? तो देखिए यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है वो बेंजाइन मैकेनिज्म से होके जाता है। बेंजाइन मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि आपने लिया ऑर्थोक्लोरोटोलिन, ये मैंने कह दिया कि ये CH3 है और ये Cl है, इससे आपने सोडामाइड ले लिया। तो सोडामाइड से क्या होगा? बेंजाइन बनेगा। पहले तो ये मैंने बना दिया बेंजाइन। अब बेंजाइन बनाने के बाद जब वापस से NH2 जुड़ेगा, वो यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है, मतलब ऑर्थो भी बन सकता है और मेटा भी बन सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोटोल्यूडिन, मेटाटोल्यूडिन, बोथ ऑफ दी अबो, पैराटोल्यूडिन। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दी अबो। क्यों? क्योंकि बेंजाइन मैकेनिज्म में आपके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी होता है और सिन सब्स्टिट्यूशन भी होता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम सेंट्रल कार्बन इज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हो तो ये आपके 3 कार्बन तो ऐसे हो गए, मतलब 3 वैलेंसी तो ऐसे हो गए और एक आपके ऐसे हो गया। तो होता क्या है कि जब हम बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट की, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि भाई आपके जब स्टार्टिंग में कार्बन है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये मैंने कह दिया, ये लिविंग ग्रुप है मान लो। अटैकिंग ग्रुप नीचे से आ रहा है, तो जब नीचे से अटैकिंग ग्रुप आ रहा है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग की कंडीशन है। तो जैसे जैसे वो नीचे से आ रहा है ये ऊपर जा रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो कंडीशन क्या है कि ये 3 हो गया प्लेनर sp2 की कंडीशन, ये बॉन्ड पूरा है नहीं और ये भी पूरा है नहीं, एग्जिस्ट पूरे नहीं कर रहे, फॉर ये ब्रेकिंग की कंडीशन में, ये फॉर्मेशन कंडीशन में। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 बॉन्ड प्रॉपर बने हुए हैं। तो ये आपके बताता है sp2 की कंडीशन को, किसकी कंडीशन को, sp2 की। तो आंसर क्या हो जाएगा sp2। अब होता क्या है कि हम कार्बोकेटन वाले केस में तो आसानी से याद रखते हैं SN1 में, SN2 हम ध्यान नहीं रखते, क्यों, क्योंकि इतना जल्दी पूछा नहीं जाता है। लेकिन अगर पूछ ले तो अब वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अब आप बोलोगे कि सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया, अब sp3d तो हो नहीं सकता क्योंकि d तो इसमें है नहीं, तो वो क्या है, बॉन्ड कंडीशन प्रॉपर है नहीं। तो ये आपको तीनों ही मानना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा sp2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sp2। तो आपके जितने भी डाउट्स थे सेमी मेजर 1 के वो मैंने सारे आपको सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।